एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब सेहतमंद होंगे, अच्छे होंगे। जी बेटा, लेक्चर नंबर 16 में, इन प्रीवियस लेक्चर नंबर 16 वी हैव ऑब्जर्व्ड सम क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। आज हम लेक्चर नंबर 16 जो है ये हमने पिक किया है आपकी ग्रेड 10th की बुक से। चैप्टर नंबर 12 जो है हमने आज स्टार्ट किया है। हमारे 2 चैप्टर जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुके हैं, 15 लेक्चर्स में, और उनके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी हम एक लेक्चर में जो है वो कवर कर चुके हैं। आज हम आपका चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 12 है आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आपकी बुक जो है 10th की बुक का ये 3rd चैप्टर, और ओवरऑल अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो ये आपका 12th चैप्टर है। 2 चैप्टर हम इस बुक में से पढ़ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर को। क्वेश्चन ये बन सकता है, आपका जो फर्स्ट पेज है आपकी बुक का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के चैप्टर का, उसमें उसने इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ एग्जांपल्स दी हैं आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, या डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हम एक क्वेश्चन को ही जो है वो कवर करेंगे इस लेक्चर में। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या है, और कंट्रोल सिस्टम्स किस तरह से जो है वो एक्ट करते हैं। फिर हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी में कितनी तरह की हो सकती है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म में जैसे कि प्लांट्स हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें कितनी टाइप की कोऑर्डिनेशन हो सकती है, क्या कोऑर्डिनेशन एक ही टाइप की होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी बेटा, हम स्टार्ट करते हैं अपने की पॉइंट्स से। तो आज के की पॉइंट्स जो बनेंगे उनमें नंबर 1 पे तो हम डिफ़ाइन करेंगे डेफिनेशन। ये हमारा आज का फर्स्ट की पॉइंट होगा। सेकंड हम जो है वो एग्जांपल्स की बात करेंगे, और थर्ड पे बेटा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को। जी, ये हमारे आज के लेक्चर के की पॉइंट्स हैं। जी, बात स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। जी बेटा, किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कोऑर्डिनेशन को? कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेशन का वर्ड जो है ये आपने चैप्टर नंबर 1 9th में भी आपने कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो है वो बातचीत पढ़ी। वहाँ पे आपने कोऑर्डिनेशन की टर्म फर्स्ट टाइम जो है वो बायोलॉजी में आपने पढ़ी। तो पहले हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है, और फाइनली हम जो है वो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। जी, ये रफ वर्क में हम पहले इसको समझ लें कि कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या चीज़ है। हमारे लेक्चर को सपोर्ट करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं वो कोवर्क कहलाएगा। सो कोवर्क में हम जो है वो कुछ बातें ज़रा डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए। आपने वहाँ पे एक बात पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, जहाँ पे आपने पढ़ा डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं, सिस्टम्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन। ये इस तरह से आपने एक सेंटेंस पढ़ा था कि सिस्टम्स जो हैं ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। दीज सिस्टम्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन, देन दे फॉर्म एन इंडिविजुअल, या देन दे फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और एक जो है इंडिविजुअल जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए तमाम सिस्टम्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेशन जो है इसको समझने के लिए ज़रा यहाँ पे आप
एक दो बातें ज़रा हम समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने 2 टाइप की जो है वो मेनली ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, जिसको हमने बोला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपने बेसिकली जो है वो 2 डिफरेंट टाइप की कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ी। एक को हमने बोला यूनिसेलुलर कोऑर्डिनेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड को आपने बोला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 तरह की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपने इनकी दरमियानी एक फॉर्म भी पढ़ी जिसको हमने नाम दिया, ये 3rd कैटेगरी थी, इसको हमने नाम दिया कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। सो 3 तरह की फिर ऑर्गेनाइजेशन होगी। असल में कॉलोनियल में भी ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं, मल्टी सेलुलर में भी ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं किसी बॉडी में, लेकिन यूनिसेलुलर जो है वो नाम से ज़ाहिर है कि एक सेल पर मुश्तमिल जो है वो बॉडी, एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर कहलाएंगे। सो बैक्टीरिया जो हैं या अमीबा, पैरामीशियम जो हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। अब मैं बात ये समझाना चाह रहा हूँ कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है। इन दोनों टाइप्स में ऑर्गेनाइजेशन की, इन 2 टाइप में बेसिक डिफरेंस जो है वो कोऑर्डिनेशन का ही है। कोऑर्डिनेशन है तो मल्टी सेलुलैरिटी जो है वो जन्म लेगी, और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो हैं यूनिसेलुलर ही, लेकिन वो कॉलोनियल फॉर्म में होंगे। मैं आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स जो हैं ये इस तरह से सेल्स पड़े हुए हैं। आपने एग्जांपल पढ़ी थी वॉलवॉक्स की। लेट्स से ये वॉलवॉक्स कॉलोनी जो है उसके ये सेल्स पड़े हुए हैं, ये वॉलवॉक्स कॉलोनी। तो इसमें इंडिविजुअल सेल्स जो हैं वो इंडिविजुअली अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक सेल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल जो है ये अपनी तमाम की तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। रेस्पिरेशन खुद से परफॉर्म करेगा, डाइजेशन खुद से परफॉर्म करेगा, इसी तरह से सर्कुलेशन जो है इसकी अपने तरीके से होगी। इन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ईच सेल परफॉर्म इट्स लाइफ एक्टिविटीज़ ऑन इट्स ओन। मतलब हर सेल जो है वो अपनी तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ जो है वो अपने ती करता है, यानी कि बजाते खुद जो है परफॉर्म करता है। इसको कोई दूसरा सेल जो है सपोर्ट नहीं कर रहा। ऑल्दो ये सेल जो हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं, कॉलोनी बना के रह रहे हैं ये सारे के सारे यूनिसेलुलर। अब अगर इनमें ऑर्गेनाइजेशन आ जाती, हर सेल जो है वो सपोर्टिव है, हर सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ मिलकर काम कर रहा है और इन्होंने अपने काम को बांट लिया है, देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर, देन देयर इज़ कोऑर्डिनेशन। तो वो एक सेल जो है वो दूसरे सेल पे डिपेंड कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि मैं ये काम करूँगा, दूसरा कहेगा जी मैं ये काम करूँगा, और तीसरा मैं ये काम करूँगा। इस तरह से वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सपोर्ट करने के लिए जो बेसिक चीज़ उनके दरमियान में है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। सो आप ये कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलैरिटी जो है ये मरहून मिन्नत है कोऑर्डिनेशन की। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो मल्टी सेलुलैरिटी जो है इसकी ये बेमानी है। मल्टी सेलुलैरिटी क्या चीज़ है? यानी कि सेल्स जो हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स जो हैं वो एक साथ रह रहे हों और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हों, कोऑर्डिनेट कर रहे हों। सो आपने देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो आपकी 9th की बुक में जो एग्जांपल्स दी गई थी उनमें एक राना टाइग्रीना, फ्रॉग को नाम दिया गया राना टाइग्रीना का। तो राना टाइग्रीना, और इसी तरह से आपने ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों जो है उसकी आपने एग्जांपल्स पढ़ी। तो आप अगर फ्रॉग की अगर हम बात करें तो फ्रॉग में आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स मौजूद हैं। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। तो ये सारे सिस्टम्स उसमें मौजूद हैं। ये सिस्टम्स कैसे बने हैं? असल में आपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा कि डिफरेंट लेवल्स जो हैं ये स्टार्ट होते हैं सब सेलुलर लेवल से। सब सेलुलर लेवल से ये बात स्टार्ट होती है और सब सेलुलर से फिर सेल्स, यानी कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो हैं ये सेल्स बनाएंगी,
ये मैं असल में बात कर रहा हूँ जो लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर से हम बात स्टार्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने 9th में पढ़े हैं उनमें तो हमें पता है कि हम सब एटॉमिक लेवल से हमने बात स्टार्ट की है कि सब एटॉमिक लेवल से, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो हैं ये चीज़ें आपस में मिलकर एटम्स बना रही हैं। सो सब एटॉमिक पार्टिकल कंबाइन टू फॉर्म एटम्स, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल जो हैं दे मे बी माइक्रो एंड मैक्रो, मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जिनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज। सो सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं दे फॉर्म सेल्स, देन सेल्स फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स, organs form systems, organ systems, and systems combine to form individual. जी, अब आप देखें ये हमने ये डिफरेंट लेवल्स पढ़े हैं, ये कोऑर्डिनेशन की वजह से ही ये लेवल जो हैं वो अपने से नेक्स्ट लेवल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं। सेल्स में कोऑर्डिनेशन थी तो सेल्स में कोऑर्डिनेशन थी तो उससे जो है वो टिश्यूज़ डेवलप हुए, टिश्यूज़ में कोऑर्डिनेशन थी तो ऑर्गन्स डेवलप हुए, ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन थी तो सिस्टम्स बने, और सिस्टम्स में कोऑर्डिनेशन होगी तो इंडिविजुअल। इट मीन्स कि किसी इंडिविजुअल जो है उसकी होल बॉडी में कोऑर्डिनेशन ही कोऑर्डिनेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उसकी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलरिटी जो है उसको मेंटेन नहीं रख सकती, यानी कि सेल्स जो हैं ज़्यादा सेल जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकते। सो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन का कह लें कि एक रास्ता है, बल्कि हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे जाके कि कोऑर्डिनेशन जो है इस पर भी दो चैप्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। FSc BSc लेवल पे कम्युनिकेशन 1 कम्युनिकेशन 2 के नाम से जो है वो इसको ऐड किया गया है ज़ूलॉजी में ख़ास तौर पर। तो बहरहाल यहाँ पे आपको समझाना मकसद था कि कोऑर्डिनेशन असल में क्या है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, किसी इंडिविजुअल का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ ओरल कैविटी। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स है, फिर उसी तरह से एसोफेगस है, एसोफेगस से स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके साथ कुछ ग्लैंड्स वगैरह शामिल हैं जैसे कि लिवर है और पेंक्रियाज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर रही हैं जिसको हम बोल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। स्टमक से जैसे ही आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है 9th में, स्टमक से अब कह लें कि सेमी डाइजेशन के बाद फूड जो है इन द फॉर्म ऑफ काइम जब एंटर होती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होने से क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से मैसेजेस जो हैं वो पहुंच जाते हैं पेंक्रियाज की तरफ, लिवर की तरफ, और वो दोनों अपनी अपनी सेक्रीशन जो है वो ऐड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट एंड पे ड्यूडेनम में। तो अब ये देखें, कम्युनिकेशन ना हो, कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये डाइजेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये तो एक सिस्टम की बात है। इसका मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल की अगर बात करें तो उसमें कम्युनिकेशन जो है वो नहायत ही ज़रूरी है। सो मल्टी सेलुलरिटी जो है इसमें टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के दरमियान जो है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन मौजूद है। सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन मौजूद है। अब कोऑर्डिनेशन को हम प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन जो है इसको हम कह सकते हैं ये इट इज़ वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, जिनमें आप कह सकते हैं ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, organs and organ systems. It is working of different parts of body. कौन सी बॉडी? लिविंग बॉडी इन हार्मनी। तो बाहमी और हम आहंगी जो है, बाहमी हम आहंगी से ऑर्गन्स का और ऑर्गन सिस्टम्स का काम करना एक्चुअली कोऑर्डिनेशन है। इट इज़ वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इन हार्मनी, यानी कि इन हार्मनी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का काम करना जो है इसको हम
कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं सिंपली। अब फर्दर हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं तो फिर आपको ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अभी तक हमने डेफिनेशन की बात की और हमने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। जी, कोऑर्डिनेशन के एग्जांपल्स में हम दो एग्जांपल जो हैं इनको देखते हैं ज़रा। एक एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 1। फॉर एग्जांपल एक लड़का जो है वो एक बॉल के पीछे भाग रहा है, लेट्स से क्रिकेट बॉल जो है उसके पीछे भाग रहा है, तो उसके भागने में सैकड़ों मसल्स जो हैं वो एक्टिवेटेड हैं, सैकड़ों मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उसकी मूवमेंट में। सो आप ये कह लें कि बॉडी of a boy running to catch a cricket ball is using hundreds of muscles सो एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें ये ज़रा देखें, उसने कहा है हंड्रेड्स ऑफ मसल्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन मूविंग अ बॉडी। वो लड़का जो है वो भाग रहा है एक क्रिकेट बॉल के पीछे, तो उसके सैकड़ों मसल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन दिस मूवमेंट। तो क्या सिर्फ मसल्स ही इन्वॉल्व हैं? जैसे कि आप कह लें कि वो अगर रनिंग कर रहा है तो ना सिर्फ उसकी लेग्स के मसल जो हैं वो इस मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहे हैं, बल्कि वो इस तरह से जब भाग रहा है तो उसके कह लें कि ये आर्म्स के मसल जो हैं ये भी, यानी कि हाथ पाँव के मसल दोनों जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। सिर्फ यही, अगर हम मसल्स की बात करें तो ये कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है? ये एक सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। कौन सा सिस्टम? हम इसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। ये फर्स्ट सिस्टम स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। जी बेटा, अब सिर्फ मसल्स ही इन्वॉल्व हैं? नहीं, मसल्स के साथ एक और चीज़, मसल के साथ साथ जो है आपको पता है कि ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब यह है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया। सो हम ये कह सकते हैं इसके साथ ही ब्रीदिंग जो है ये भी इन्वॉल्व होती। तो आप कह लें कि दूसरा सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें, ना सिर्फ मसल्स और ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं हम, यानी कि गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो है वो आप कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी फास्टर हो जाता है। अब अगर ब्रीदिंग की हम बात करें कि ब्रीदिंग फास्टर हो रही, तो ये ब्रीदिंग फास्टर क्यों होती है? ब्रीदिंग फास्ट होती है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन ब्लड। ब्रीदिंग जो है इट बिकम्स फास्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन ब्लड। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी ड्यू टू ब्रीदिंग, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी तो इसकी वजह से जो है वो सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। सो सर्कुलेशन जो है ये भी बढ़ती जाएगी। फास्ट ब्रीदिंग, फास्ट सर्कुलेशन। सो सर्कुलेशन किस सिस्टम में हो रही है? ये हमारे पास आ गया जी थर्ड सिस्टम विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन मूविंग अ बॉडी, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम। जी, सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। अब जैसे जैसे सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, जैसे जैसे सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, जैसे जैसे ब्रीदिंग ज़्यादा होगी, मसल्स जो हैं वो अपना काम ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, डेफिनेटली एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अपना काम फास्टर करेगा, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाएगी। सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ेगी, सर्कुलेशन बढ़ेगी। सर्कुलेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो है वो फूड कंजम्पशन जो है, यानी कि फूड की डाइजेशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो आप ये कह लें कि नेक्स्ट जो है वो फास्टर डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगी।
तो डाइजेशन किस प्रोसेस में हो रही है, किस सिस्टम में होती है जी? फोर्थ सिस्टम हमारे पास आ गया जिसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। जी बेटा, तो ऐसे तो कई सिस्टम जो हैं वो फर्दर जो है वो हम काउंट करते जाएंगे। फ़िलहाल आप ज़रा देखें तो 4 बड़े सिस्टम्स जो हैं बॉडी के, इसके साथ साथ जो है 4 बड़े सिस्टम जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। किस में? एक बॉडी को मूव करवाने में, उसकी प्रॉपर मूवमेंट के लिए ये 4 सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन 4 सिस्टम्स को कैसे पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल मसल्स का जो सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, इसको सपोर्ट किया जा रहा है बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है। तो ये सारे सिस्टम इसको सपोर्ट कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम को। तो इनको कैसे पता चला इसको सपोर्ट करना है? कोई इनके दरमियान में वास्ता होना चाहिए डेफिनेटली। तो वो सिस्टम है हमारे पास 5th सिस्टम, जो कि आप कह लें कि मेन सिस्टम जो है, जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम links all these systems। और ये सारे नर्वस सिस्टम जो है ये तमाम इन सिस्टम्स को लिंक कर रहा है। नर्वस सिस्टम तमाम सिस्टम्स को लिंक कर रहा है टू परफॉर्म वर्क इन हार्मनी। तो ये आप देखें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं दे आर वर्किंग इन हार्मनी अंडर द कंसिडरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, अंडर द सुपरविजन ऑफ नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम आप कह लें 5वां हमारे पास सिस्टम इस केस में। तो 5वां सिस्टम नर्वस सिस्टम जो है वो इन सब को आपस में लिंक करता है, और इन सारे सिस्टम्स के मिलने के बाद क्या हो रहा है? वर्किंग हो रही है इन हार्मनी। वर्किंग इन हार्मनी। और वर्किंग इन हार्मनी को हमने क्या नाम दिया? कोऑर्डिनेशन का। सो मेरे ख्याल में इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन असल में क्या चीज़ है। तो जब डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए बाहमी हम आहंगी डेवलप कर लेते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि ये जो है वो असल में इन कोऑर्डिनेशन, दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन, दे आर वर्किंग इन हार्मनी। सो वर्किंग इन हार्मनी कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की, और उसके बाद हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। जी, सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, आपकी बुक में ये एक एग्जाम्पल जो है, छोटी सी एक एग्जाम्पल और दी गई है। शायद आपके जहन में ये आए कि जी मूविंग बॉडी जो है उसमें ये रनिंग वगैरह शामिल है। जब हम वॉक करते हैं या हम रन करते हैं तो फिर ही ये सारे सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं, फिर ही इनमें कोऑर्डिनेशन होती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बल्कि आप जस्ट जब पेन को मूव करवा रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा है एग्जाम्पल 2, इसी तरह से मैं फर्दर लिखता हूँ, तो एक शख्स जो पेन को यूज़ कर रहा है, एक शख्स जो जस्ट लिख रहा है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी बॉडी के सारे मसल जो हैं वो इस प्रोसेस में उसका साथ दे रहे हैं। तो जब वो एक शख्स लिख रहा है तो लिखने में कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, हम ज़रा काउंट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, while writing a person, कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं? सिस्टम्स इन्वॉल्व्ड, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स और सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं? फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे अगेन स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। तो क्या स्केलेटल सिस्टम जो है ये, तो इससे तो मैं लिख रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ आ रही है, कुछ कह लें कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, कोई वर्डिंग मेरे दिमाग में है तो मैं लिख रहा हूँ। तो आप कह लें कि विदाउट यूजिंग ब्रेन तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जो भी काम किया जा रहा है तो वो नर्वस सिस्टम के तहत ही होता है, यानी कि ब्रेन के अंडर ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और फिर ही मैं वर्ड्स जो हैं उनको चूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया जी, दूसरा सिस्टम है नर्वस सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के साथ साथ जो है वो नर्वस सिस्टम आ गया। तो आप देख लें कि एक सिंपल से प्रोसेस के लिए भी और किसी हद तक ये जो
राइटिंग का प्रोसेस है, क्या हम सिर्फ लिखते रहें तो आपके ख्याल में जो है वो कंजम्पशन नहीं हो रही, फूड कंजम्पशन नहीं हो रही? क्या हमारी एनर्जी नहीं यूज़ हो रही? हम देख रहे हैं, हमारी आंखें काम कर रही हैं, हमारे हाथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से बाद लोगों को जो है वो बोल के लिखने की आदत होती है, हम जो है वो विस्परिंग भी कर रहे होते हैं, साथ साथ बोल रहे होते हैं वर्ड्स को। तो ये सारे कह लें कि डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल जो राइटिंग का प्रोसेस है उसमें भी कोई एक या दो सिस्टम्स नहीं है, बल्कि उसमें भी कई एक सिस्टम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब अगर एनर्जी जो है वो ज़ाया होगी, एनर्जी यूज़ होगी, ATPs यूज़ होंगे तो नए ATPs की ज़रूरत होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ाना पड़ेगी। तो इसी तरह से फिर सारे सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये है कि सिंपल से सिंपल प्रोसेस जो है, सिंपल से सिंपल जो कह लें कि एक एक्शन है, एक अमल है, एक प्रोसेस है, उसके लिए भी हमारे कई एक सिस्टम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। और ये सिस्टम जो हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक होकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है स्केलेटल सिस्टम जो है वो अपने तरीके से काम कर रहा हो और दूसरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को खबर ही ना हो, इसी तरह से जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को खबर ना हो, ऐसा नहीं है। इनको आपस में लिंक करने के लिए हमारे पास नर्वस सिस्टम है। और मैंने इसको ये यहाँ पे जो है वो हाईलाइट कर दिए। हम नेक्स्ट टाइप्स में ज़रा हम बात करते हैं तो फिर आपको फर्दर इस बात की समझ आ जाएगी कि हाईलाइट क्यों किया हुआ है और नर्वस सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है। जी बेटा, अप टिल नाउ हमने डिस्कस किया है डेफिनेशन को और एक्सप्लेन किया है हमने कि कोऑर्डिनेशन असल में क्या है, कहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन का वर्ड इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 जो है इसको डिस्कस किया। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स टाइप्स। जी, ये आज के लेक्चर का हमारा थर्ड जो की पॉइंट है दैट इज़ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स हैं बेसिकली। कोऑर्डिनेशन बेसिकली दो तरह की हो सकती है, इसको ज़रा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जी, ये थर्ड चीज़ है जी, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बेटा दो तरह की हो सकती है। एक को हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, नंबर 1 पे है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। और दूसरी है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे हम इन डिटेल बात तो नहीं करेंगे, जस्ट हम एक एक दो लाइंस में हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और हम ऐसे इनको नाम क्यों दे रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। पहले तो आप एक एक दो बातें ज़रा दो एग्जांपल्स ज़रा हम डिस्कस करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है, याद रखना कि अगर इन दोनों की बात की जाए कोऑर्डिनेशंस की, तो दोनों में से जो प्रीवियस वन है, एंशियंट है जो, वो है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन से ही फर्दर जो है वो डेवलप हुई नर्वस कोऑर्डिनेशन। आप ऐसा कह लें कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये पुरानी है और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में भी केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये मौजूद है, जबकि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन है। ना सिर्फ नर्वस कोऑर्डिनेशन बल्कि केमिकल कोऑर्डिनेशन। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये बहुत ही पुरानी है, और उसके बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो बाद में जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो है ये डेवलप हुई है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये मोस्टली जो है वो देखने में आई है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इट इज़ प्रेजेंट इन केमिकल कोऑर्डिनेशन in unicellular, simple multicellular, multicellular, plants and animals। यानी कि ये प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों ही में मौजूद होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है, अब प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में जस्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन है, प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है।
केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों में से सिंपल है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है इसको परफॉर्म किया जाता है दो चीज़ों से, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है इनको ग्लैंड्स और हार्मोन्स से परफॉर्म किया जाता है। और हार्मोन्स क्या हैं? ये स्पेसिफिक केमिकल्स हैं, इनको हम केमिकल ट्रांसमीटर्स बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स हम बोलते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ओनली प्रेजेंट इन हायर ऑर्गेनिजम्स, इन हायर एनिमल्स। प्लांट्स में जस्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन है, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये हायर एनिमल्स में मौजूद होती। तो अगर हम बात करें हायर एनिमल्स की, तो हायर एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन भी मौजूद है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है? इसको परफॉर्म किया जाता है जी बाय ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेन जो हैं आप कह लें इसके कंपोनेंट्स हैं। और ख़ास तौर पर जो है इसको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि ये न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है, नर्व्स एंड न्यूरॉन्स। नर्व्स और न्यूरॉन्स क्या हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह अज़ीज़ देखते हैं। फ़िलहाल यहाँ तक जो है वो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, दो तरह की जो है कोऑर्डिनेशन हो सकती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है चूँकि केमिकल्स पर मुश्तमिल है इसीलिए हम इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन का नाम दे रहे हैं। इसको दूसरा नाम दिया जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन को दूसरा नाम दिया जाता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। और दूसरा हमारे पास है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये जो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ख़ास तौर पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो भी मुश्तमिल होते हैं नर्व्स और न्यूरॉन्स पर। आज के लेक्चर में हमने बेटा डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 12 को हमने स्टार्ट किया है, इसका इंट्रोडक्शन किया है। और हमने चैप्टर का नाम है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है हमने देखा है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या है, हमने डिफ़ाइन किया कोऑर्डिनेशन को और उससे पहले हम इसको एक्सप्लेन किया हमने। उसके बाद हमने डिस्कस किया है जी एग्जाम्पल्स को और उसके बाद हमने डिस्कस किया है टाइप्स को। अब ज़रा एक और बात, कंट्रोल क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेशन तो समझ में आ गया, अब कंट्रोल क्या चीज़ है? असल में ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, असल में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। So nervous coordination is performed by nervous system and chemical coordination is performed by glands and hormones, या हम इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब कंट्रोल क्या है? ये सिस्टम्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं अपने फंक्शंस और उनको इन हार्मनी लेके आते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को, ये असल में कंट्रोल है। आप ऐसा कह लें कि आजकल जो है वो कई एक जो आलात हैं, कई एक जो हमारी मशीनरी है उसमें कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो हैं वो रखे हुए हैं, हम उनको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम्स। तो कंट्रोल सिस्टम जो हैं वो बेसिकली तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं किसी कंट्रोल सिस्टम के। अब कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं तो किसी कंट्रोल सिस्टम के तीन जो हैं वो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स में सबसे पहले रिसेप्टर्स हैं। नंबर 2 पे कंट्रोल सेंटर और नंबर 3 पे इफेक्टर्स। तो ये मेनली जो है फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें ये तीन कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो तीन कंपोनेंट जो हैं ये कंट्रोल करते हैं किसी प्रोसेस को थ्रू फीडबैक मैकेनिज़्म। तो फीडबैक मैकेनिज़्म के तहत जो है ये किसी कंट्रोल सिस्टम किसी जो है वो प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। सो ये कंट्रोल सिस्टम जो है ये इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। रिसेप्टर्स क्या हैं? जैसे कि आप कह लें कि हम कोई आवाज़ सुनते हैं बड़ी लाउड, या कह लें कि
जिससे हम अनईजीनेस फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कोई ऐसी जो है वो चीख वगैरह हम सुनते हैं, तो कान जो है वो रिसेप्टर का काम कर रहे हैं। अब कान से ये साउंड जो है ये कन्वर्ट होगी इनटू साउंड वेव्स और ब्रेन तक पहुंचेगी। तो ब्रेन हमारा क्या होगा, ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है, और इस पर क्या रद्द-ए-अमल किया जाए, कैसे बचा जाए, तो ये ब्रेन जो है वो मैसेज पहुंचाएगा इफ़ेक्टर्स को। आप ऐसा भी एक और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेट्स से बाहर जो है वो आजकल के अगर मौसम की बात करें तो समर में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आवर बॉडी। तो टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक लिमिट है, उस लिमिट पे जाके हमारे रिसेप्टर जो हैं वो मैसेज पहुंचाएंगे ब्रेन को। ब्रेन में मौजूद एक कह लें कि कंट्रोल सेंटर है, हीट कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पे मैसेज पहुंचेगा। वो मैसेज जो है उस मैसेज को रीड किया जाएगा इन ब्रेन, और फिर उसके ऊपर जो है वो फर्दर अमल के लिए कि उसको किस तरह से जो है प्रोटेक्ट किया जाए। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, हीट इंक्रीज़ हो रही है बॉडी में, तो इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, इसको विद इन लिमिट्स कैसे रखा जाए, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पे कैसे रखा जाए। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखने के लिए क्या होगा कि फिर एक कूलिंग सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कूलिंग सिस्टम असल में क्या है, वो इफेक्टर के तौर पर काम कर रहा है। अब कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ये इफेक्टर के तौर पर काम कर रहा है, और इस तरह से टेम्परेचर जो है लोअर डाउन हो जाएगा। सो टेम्परेचर को विद इन लिमिट्स रखने के लिए एक कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत है। इसी तरह से हर एक प्रोसेस को जो है विद इन लिमिट्स रखने के लिए, विद इन नैरो रेंजेस रखने के लिए कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो कंट्रोल सिस्टम जो है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट में मुश्तमिल होता है, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। आप कंफ्यूज नहीं होना आपने, आपकी बुक में उसने 5 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। मैंने फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की बात की है। जब हम किसी लिविंग बॉडी की बात करते हैं तो उसमें जो है वो 2 कंपोनेंट हमने फर्दर ऐड किए हैं। वो 2 कंपोनेंट क्या हैं, एक स्टिमुलस होना चाहिए और एक जो है वो रिस्पॉन्स होना चाहिए। यानी कि 2 फर्दर कंपोनेंट्स हम फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किसी कोऑर्डिनेटेड एक्शन के लिए, किसी कोऑर्डिनेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने जस्ट कंट्रोल सिस्टम के लिए, यानी कि कंट्रोल क्या है, किस तरह से किया जाता है कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए से, तो वो मैंने आपको उसके कंपोनेंट्स बताएं। याद रखना, ये जो मैंने कंपोनेंट डिस्कस किए हैं यहाँ पे, दे आर ऑफ फिज़िकल, ये फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के हैं। जी बेटा, अब एट द एंड आपसे एक क्वेश्चन है कि आज जो हमने ये चीज़ें सीखी हैं, क्या आपको इन सारी चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? आप एट द एंड, लेक्चर के एंड पे आप ज़रा सोचा करें, आप ज़रा इस बात की तरफ जो है वो ध्यान दिया करें कि क्या जो की पॉइंट्स थे हमारे, जो ये मैंने मेंशन किए हैं, क्या हमें डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई है, एग्जांपल्स क्लियर हो गई हैं और टाइप्स जो हैं ये क्लियर हो गई हैं? तो अगर ऐसा है तो फिर समझ लें कि मेरा मकसद भी जो है वो पूरा हुआ और आपका जो है वो सुनने का मकसद भी पूरा हुआ। अदरवाइज़ जो है वो ये हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो प्लीज़ बड़े ध्यान से लेक्चर सुना करें और जो है वो हमारे की पॉइंट्स जो भी हों उनको आप अपना मकसद बनाया करें। आपका वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है असल में आपका, कि आपने आज के लेक्चर में क्या सीखना है। जैसे की पॉइंट्स लिखे जाएं तो आपके जहन में आना चाहिए कि हमने ये पॉइंट्स जो हैं वो आज क्लियर करने हैं, ये चीज़ें हमारे आज क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप सो कि आपको जो है वो सारी बातें क्लियर होंगी। बेटा आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। याद रखना ये चैप्टर लेंथी भी है, टफ़ भी है। इस बुक का सबसे टफ़ चैप्टर भी है और लेंथी भी है। आपने इस चैप्टर का अगर कोई भी लेक्चर मिस किया तो बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है उनकी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए अगर कोऑर्डिनेशन की आपको समझ नहीं है तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन की कैसे समझ आएगी? कोऑर्डिनेटेड एक्शन की समझ नहीं आएगी तो फर्दर आप जो है वो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं उनको आप किस तरह से समझेंगे, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह को किस तरह से समझेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है वो फर्स्ट लेक्चर जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर जो हैं उनके लिए जो है वो आप बेसिक जो मटीरियल है उसको अपने पास प्रिजर्व करें। जी बेटा, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 17 में।